हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को एंजॉय करते हैं। जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं इस बार महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, जो कि इंडिया में इस समय, इंडिया क्या वर्ल्ड में इस समय अगर कोई एक ऐसा स्टेट है ना जहाँ पे कोई एग्जिस्ट पोल और कुछ भी जो है कुछ क्लियर नहीं बता सकता है। आज थोड़ा सा ना महाराष्ट्र के डिफरेंट रीजन्स को समझेंगे हम। आज बात करेंगे उन रीजन्स की महाराष्ट्र की जहाँ की हम लोग कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हमें आइडिया नहीं है कि कौन सी पार्टी किधर स्ट्रांग है, साथ साथ में कहाँ किसका कंपटीशन है। और न्यूज में आप जितना भी कुछ देखते होगे वो सब ब्रेकिंग न्यूज टाइप्स में। आज थोड़ा नॉर्मली समझेंगे महाराष्ट्र की पिछले 25 साल की पॉलिटिक्स के बारे में, और जो महाराष्ट्र के 6 रीजन्स हैं जिसमें कौन सी पार्टी कहाँ स्ट्रांग है उसकी बात करेंगे। तो पहले आप सभी को पता होगा कि महाराष्ट्र में 288 सीट्स हैं असेंबली इलेक्शन में। और लास्ट टाइम असेंबली इलेक्शन 2019 में हुआ था, जिसमें बीजेपी की 105 सीट थी, यूनाइटेड शिवसेना की 56 सीट थी, एनसीपी यूनाइटेड की 54 और कांग्रेस की 44 के अराउंड। बाद में दोनों पार्टियां टूट गई। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो तो सबको पता है। बट महाराष्ट्र बेसिकली ना, अभी आपने ये 2019 का रिजल्ट देखा, बट महाराष्ट्र बेसिकली जो है वो 6 रीजन में डिवाइड है। अगर यूपी की पॉलिटिक्स आप समझते होगे तो पश्चिम यूपी, पूर्वांचल, अवध क्षेत्र, बुंदेलखंड, और ये सारे क्षेत्र अलग अलग डिवाइडेड हैं। उसी तरीके से महाराष्ट्र भी 6 डिविजन्स में डिवाइडेड है, जिसमें कि वेस्टर्न महाराष्ट्र, जहां पे सबसे ज्यादा सीट्स आती हैं असेंबली इलेक्शन की 70। फिर विदर्भा, जहाँ पे सेकंड नंबर पे 62 सीट्स, जहाँ पे अलग स्टेट की भी मांग आप समय समय पे सुनते रहते हो। मराठवाड़ा, मराठवाड़ा में 46 सीट्स आती हैं, और मराठवाड़ा को ना क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये मराठी डोमिनेंस कहीं ना कहीं यहाँ ज्यादा है। थाने कोंकण 39 सीट्स, मुंबई 35 सीट्स, नॉर्थ महाराष्ट्र 35 सीट्स। तो ये पूरा जो महाराष्ट्र का डिवीजन है ये इस तरीके का है। जहां तक हम बात करें कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो स्ट्रांग होल्ड किस इंसान का है या किस पॉलिटिकल लीडर का है, तो वो है कहीं ना कहीं शरद पवार जी का। ये इनका जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ये इनका स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। और इसीलिए शिवसेना और कांग्रेस और जो महाविकास आघाड़ी है, इन्होंने बहुत सारी सीटें यहाँ ली हैं। विदर्भा, विदर्भा में मोस्ट ऑफ द जगह आप देखोगे कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट। यहाँ पे एनसीपी बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होल्ड नहीं है। बट यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का 1-to-1 फाइट है। और विदर्भा में जो बीजेपी की सीट्स बढ़ी हैं लास्ट टाइम में, उसमें विदर्भा का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। मराठवाड़ा 46 सीट्स, यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी, शिवसेना, जो यूनाइटेड शिवसेना और बीजेपी जब लड़ती थी तो एक तरह का ये गढ़ माना जाता था इनका कि मराठवाड़ा में अच्छा सपोर्ट मिलता था। शिवसेना का ठीक ठाक होल्ड है यहाँ पे। थाने कोंकण मुंबई, थाने कोंकण मुंबई जो है ये शिवसेना का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड वाला पार्ट रहा है अभी तक का। मतलब महाराष्ट्र में जो ये 3 पार्ट हैं, थाने कोंकण मुंबई, एंड इसमें आप मराठवाड़ा भी इंक्लूड कर लो, ये जो टोटल अराउंड 150, 130-140 सीट्स जो आती हैं, इसमें बहुत अच्छा होल्ड है। मतलब शिवसेना की बहुत सारी सीट्स आती हैं यहाँ से। मुंबई से आपको पता ही है। एंड नॉर्थ महाराष्ट्र 35 सीट्स। तो ये टोटल 6 डिवीजन हो गए। लेकिन इस बार तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट इस बार एक चीज ध्यान देना आप, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि वेस्टर्न महाराष्ट्र है, 70 सीट्स हैं, बट यहाँ पे एनसीपी अजीत और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट में ही फाइट है ज्यादा। विदर्भा में कांग्रेस बीजेपी की फाइट है, और मराठवाड़ा में शिवसेना, उद्धव एंड शिंदे एंड बीजेपी, इंक्लूडिंग कुछ कुछ जगह पे एनसीपी कांग्रेस भी है। थाने कोंकण में फिर मैं बोलूंगा शिवसेना, अ, अम, शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे में भी है, मुंबई में मिक्स है। और नॉर्थ महाराष्ट्र, जो पिछले महाराष्ट्र के ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि महाराष्ट्र को की राजनीति को जब आप समझते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकलती है कि पिछले 5 लोकसभा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का क्या स्ट्रांग होल्ड रहा है और किस पार्टी की कैसी परफॉर्मेंस रही है। ठीक है ना।
तो एक चीज जो मैं देख पा रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव बीता है, इसलिए बार बार निकल रहा है। बट पांच विधानसभा चुनाव में एक बहुत यूनिक पॉइंट है, जहां पे कि सिर्फ एक पार्टी है जो 2 बार 100 सीटों से ज्यादा जीत पाई है, महाराष्ट्र में। इवन दो अगर मेरे को आप ऐड ऑन कर लो तो मैं 95 का भी इलेक्शन इंक्लूड कर लूं, जहां पे बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट बनी थी, वहां से लेके अभी तक 2019 तक किसी भी पार्टी को 100 सीटों से ज्यादा नहीं मिली है, एक्सेप्ट वन पार्टी, सिर्फ एक पार्टी के अलावा। और वो पार्टी कौन सी है? वो पार्टी है आपकी भारतीय जनता पार्टी, जिसको 2014 में 122 सीटें मिली थी, और वहीं 2019 में 105 सीटें। इसके अलावा जब भी कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है, जैसे 2009 में 82 था, 95 में क्या बोलते हैं उसमें, तो कांग्रेस आईएनसी सेम थी, सॉरी कांग्रेस और एनसीपी सेम थी। 80 कांग्रेस को 82 सीट, 69 सीट्स एंड 75 सीट्स। मतलब कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी का उतना स्ट्रांग होल्ड है ही नहीं। हर पार्टी को मिली-जुली सरकार बनानी पड़ती है। और इसको देखने को मतलब शिवसेना और एनसीपी तो महाराष्ट्र की बड़ी स्टेट पार्टी हैं। शिवसेना भी पिछले 25 साल से 30 साल में कभी 100 सीट्स क्रॉस नहीं की है महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में। इसका रीजन मैंने आपको पहले इसलिए समझा दिया, क्योंकि सब पार्टियों का स्ट्रांग होल्ड डिफरेंट डिफरेंट है। महाराष्ट्र शिवसेना कहीं ना कहीं विदर्भ की पार्टी नहीं मानी जाती, शिवसेना बहुत ज्यादा नॉर्थ महाराष्ट्र में भी उतना स्ट्रांग होल्ड, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं हर पार्टी को देखना पड़ेगा। वेस्टर्न महाराष्ट्र में एनसीपी है, कोई भी पार्टी थ्रू जो 6 डिविजन है महाराष्ट्र के, वहां स्ट्रांग नहीं है। बीजेपी काम कर रही है, कुछ पुराने नेताओं को ला रही है, कुछ बड़े बड़े कास्ट ग्रुप्स को लेके आ रही है अपने साथ। बट वो कास्ट ग्रुप्स के जो नेता है हर जगह कमल का फूल खिला रहे हैं, बट इस बार बीजेपी के लिए चैलेंजिंग होने वाला हो। पिछले और आपको एक और बात बता दूं, पिछले 5 विधानसभा चुनाव में शिवसेना का जो बेहतरीन प्रदर्शन रहा है वो 99 में रहा है 69, और 95 में रहा है 73। मतलब शिवसेना 75 क्रॉस नहीं कर पाई है पिछले 25 साल में। एनसीपी का जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा है वो 2004 में रहा है 71 सीट्स। एंड जो आपका कांग्रेस का मैंने बता दिया, 2009 में 82 सीट्स के साथ कांग्रेस थी टॉप मोस्ट पार्टी। आज भी महाराष्ट्र में मिली जुली सरकार तो बनेगी बनेगी, बट इसमें देखने वाली बात है। अब मैं सेकंड पार्ट पे आता हूं, जो आपको लगेगा कि यार ये कैसी बात कर रहा है, बट आपको जब मैं बोलूंगा तो आपको शायद समझ आएगा इस बात को कि अ, महाराष्ट्र में बेसिकली इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। आपको देखो बहुत सारे पत्रकार हैं जो नहीं जाते हैं महाराष्ट्र, और ऊपर ऊपर से बात करते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट बन रही है, एमपी है। मैं आपसे लिख के दे रहा हूं, और इस वीडियो को आप जितने लोग भी देख रहे हो आपको याद रखना कि चुनाव के रिजल्ट से पहले कोई बता नहीं सकता कि किसकी सरकार आ रही है। उसका रीजन है कि ये जो 6 डिविजन्स हैं, इनमें ये डिवीजन किस तरह वोट करते हैं। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न महाराष्ट्र जो शरद पवार का स्ट्रांग होल्ड है, अगर वहां पे वो एनसीपी की तरफ ज्यादा वोट कर देते हैं, विदर्भा है वो बीजेपी की तरफ वोट ज्यादा कर देते हैं, तो आप मराठवाड़ा है वहां शिवसेना उद्धव ग्रुप को वोट देते, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि इन 6 डिविजन्स की पॉलिटिक्स बहुत अलग अलग है, और जो डिमांड है वो भी अलग अलग है। मराठवाड़ा में कहीं ना कहीं आपको पानी की दिक्कत और ये सब आप सुनते हो, बहुत सारी दिक्कतें हैं वहाँ, अलग अलग डिमांड है। तो रिजल्ट डे के दिन कोई बता सके, और मैं आज भी बोल रहा हूं जो मैंने कल बोला है, बीजेपी इस चुनाव में या 110 प्लस रहेगी या 50 माइनस। क्योंकि इस बार इस बार अगर बीजेपी तीसरी बार भी 100 क्रॉस कर लेती है, तो महाराष्ट्र में शायद हम कुछ अगले लोक विधानसभा चुनाव में ये देख सकते हैं कि बीजेपी सिंगल हैंडली गवर्नमेंट भी बना सकती है, अगर 110 सीटें क्रॉस कर जाए इस बार वो तो। और अगर वो 10 और नहीं कर पाएगी, तो मेरी बात मानना वो 70-80 सीट तक नहीं रहेगी, वो 50 के माइनस ही आ जाएगी। और बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन भी हो सकता है, क्योंकि कई सीटें हैं जहां पे 2000, 5000, 10,000 के मार्जिन से फर्क पड़ेगा। कई जगह तो फ्रेंडली फाइट्स हो रही हैं, कई जगह तो बाप किसी पार्टी से लड़ रहा है, बेटा किसी पार्टी से लड़ रहा है।
और ये चुनाव, क्योंकि ना मैं जब मैं महाराष्ट्र गया था लोकसभा चुनाव से पहले, तो मैंने लोगों में एक चीज देखा था कि वो निगेटिव बहुत हो गए हैं पॉलिटिशियंस के प्रति, हर पार्टी के प्रति। वो पहले कुछ लोगों की जो नाराजगी थी कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री बनने के लिए वो कांग्रेस के साथ चले गए और एनसीपी के साथ चले गए। तो वो नाराजगी तब खत्म हुई जब बीजेपी ने उनकी पार्टी तोड़ दी। पहले लोगों ने बोला कि भाई सही किया, बाद में लोगों ने बोला कि जब एनसीपी तोड़ दी, कह रहे नहीं अब गलत कर दिया। और बीजेपी ने जब तक शिवसेना को तोड़ा था ना, तब तक भी बीजेपी का थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट था मार्केट में। बट जैसे ही बीजेपी ने एनसीपी को तोड़ा, उनको लगा कि यार ये पार्टी तोड़ के सरकार चला रही, मतलब हमारा जो छोटी पार्टियों को, क्योंकि एक होता है कि आप रिवेंज ले लिया, बट यहाँ पे एनसीपी को तोड़ना मेरे हिसाब से, जो मेरा मैंने जितना भी इंटरव्यू सुने या जितना भी मैंने महाराष्ट्री चैनल्स को फॉलो किया है, या फिर जितना भी वहां से लोगों का वो सुनने में मिलता है, वो हमेशा, या जो भी मैंने ब्लॉग्स पढ़े, वो हमेशा ये लगता है, लोग कहते हैं कि लोगों के दिमाग में एक डर बना है कि छोटी पार्टियां या जो मराठी पार्टियां हैं जो महाराष्ट्र की, उनको बीजेपी तोड़ रही है। और इसीलिए कहीं ना कहीं लोकसभा में, देखिए लोकसभा में एक संविधान वाला मैटर तो था ही, साथ में महाराष्ट्र के लोग नाराज हैं। और चुनाव बहुत लोकल लेवल पे हो रहा है, मतलब इस बार आप देखना कि जो कैंडिडेट है, जो बीजेपी कैंडिडेट फील्ड कर रही है, जो शिवसेना उद्धव ग्रुप फील्ड कर रहा है, या जो शिंदे ग्रुप फील्ड कर रहा है, वो, या एनसीपी और इनके जो स्पेसिफिक कैंडिडेट का उस एरिया में कितना ज्यादा वो है, उससे फर्क बहुत पड़ेगा। क्योंकि इस बार देवेंद्र फडणवीस को कोई वोट देख के वोट नहीं देगा पूरे महाराष्ट्र में। पूरे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को देख के कोई वोट नहीं देगा, पूरे महाराष्ट्र में अजीत पवार को देख के कोई वोट नहीं देगा। हर जगह के डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स हैं। और इस क्राइसिस को आप अगर मेरे हिसाब से समझोगे, और लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं पार्टीज के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक है। लॉन्ग टर्म में, मतलब मैं अगर अभी आप मुझसे पूछोगे, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट लेवल पे है। आप नहीं बता सकते। और मैं बोल रहा हूँ कि वेस्टर्न महाराष्ट्र और विदर्भा, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो बड़े भी हैं और कई, और इनका वैल्यू भी बहुत ज्यादा है सीट वाइज भी, तो ये डिसाइड करेंगे। क्योंकि इन छह डिवीजन में इन छह डिवीजन में इन छह डिवीजन में कोई भी पार्टी, ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम थाने कोंकण में शिवसेना साफ कर देगी, नहीं। मराठवाड़ा में ये पार्टी साफ कर देगी, नहीं। हर जगह अपर एंड लोअर लिमिट होगी हर पार्टी की। अगर अगर फॉर एग्जांपल विदर्भ और जो ऐसा रीजन दिख रहा है मुझे, जो कांग्रेस की तरफ गया और कांग्रेस स्ट्रांग होल्ड में आई विदर्भा में, क्योंकि बहुत जगह विदर्भ में बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है। तो अब कांग्रेस प्लस में जाएगी। मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, लोगों को लग रहा हो कि ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बट मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, जहां कांग्रेस स्ट्रांग होल्ड में जाएगी, तो बीजेपी वीक होगी। और दो नेशनल पार्टीज अगर वहां अच्छा नहीं करेंगी, तो आप ये नहीं देखोगे कि एनसीपी को छोड़ के शिवसेना और सॉरी कांग्रेस को छोड़ के शिवसेना और एनसीपी सरकार बना ले। ठीक है। अब बात करते हैं मुद्दों की, कि बेसिकली मुद्दे क्या होंगे इन इन कुछ जगह में। देखो, एक तो ना, हर जगह जो रेवड़ी बट रही है, और मैं मानता हूँ रेवड़ी, चाहे वो बीजेपी बांट रही हो चाहे वो कांग्रेस बांट रही हो, वो रेवड़ी ही है। हर बहन के अकाउंट में 1500 रुपए देना या 2000 रुपए देना, या जो भी, मुझे लगता है उससे बेटर है कि आप शॉर्ट टर्म लोन दो महिलाओं को। मुझे लगता है कि एक 20,000 का लोन दो, कि उनका कुछ अपना कोई काम शुरू करना है, ग्रामीण महिलाओं को, और उनको उनके काम में, क्योंकि इससे ना वो उनकी अर्निंग बढ़ेगी। आप क्या कर रहे हो, किसी को 150 100 रुपए 1000 रुपए दे के क्या कर रहे हो? सरकार कहीं ना कहीं, इंडिया जो है, ये जो सोशलिज्म को का नाम मैंने बदनाम करूंगा, बट ये जो फ्री की रेवड़ी है, इस फ्री की रेवड़ी के चक्कर में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो एनसीपी हो, सॉरी, चाहे बीजेपी कांग्रेस या कोई भी पार्टी किसी भी जगह सरकार में हो, वो लोगों को सिर्फ पंगु बना रही है, पंगु। और मेरे हिसाब से अगर लोग पंगु बनेंगे, तो लोगों के लिए भी ये परेशानी है, साथ साथ में उन लोगों के लिए भी परेशानी है जो फ्यूचर महाराष्ट्र का देखेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा होगा, तो बिहार यूपी जैसे राज्यों में तो फिर कहाँ हम आगे जाएंगे? ठीक है, कि हमारी बहनों को 1500 रुपए अकाउंट में मिल रहा है, कहीं 2000 मिल रहा है, कल को 5000, तो कितना दोगे भाई?
तो इसलिए लाडली बहन योजना का काफी इम्प्रेशन है, बट मैं थोड़ा मानता हूं कि इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, और साथ में बहुत सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव इस इस डिकेड बोल रहा हूँ, ये जो 2000 से लेके 2000 की जो 21st सेंचुरी का कोई सबसे टफेस्ट और सबसे कंफ्यूजिंग असेंबली इलेक्शन है, तो वो महाराष्ट्र का है। और बहुत सिंपल है, और इसमें आप कहीं नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी प्लस में है, कौन सी पार्टी माइनस में है। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से तो ये है। बाकी हम नेक्स्ट में कुछ हम महाराष्ट्र की कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्टोरीज भी लेके आएंगे आप सबके सामने, तो उसको जरूर देखना और फॉलो करना। ठीक है। थैंक यू।